जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका पंकज आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम की, और उस क्रम में हम लोगों ने सिलेबस को देखा और फिर हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटजी को समझा कि हमको किस तरह से तैयारी करनी है। आज हम आप लोगों के लिए कुछ हिस्ट्री का सेलेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपको विषय को कैसे समझना है। तो आइए उस क्रम में हम पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल हमारे पास क्या है। पहला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी है। ये ध्यान दीजिएगा कि ये पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की क्या खास चीजें हैं। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सील, दूसरा ऑप्शन है शहरी नियोजन, तीसरा है आभूषण, चौथा है इनमें से एक से अधिक, और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। अब जरा आप लोग इस चीज को सोचिए कि आपने अगर कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ा होगा, कोई ऑब्जेक्टिव बुक आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो क्या वहां पर इस तरह का सवाल आपको दिखा? वहां पर आपको इस तरह का सवाल नहीं दिखेगा। ये जो सवाल है, ये सवाल पूरी तरह से कॉन्सेप्ट का सवाल है। और यहाँ पर जब हम इसके आंसर की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता में हमको सील भी प्राप्त हुआ है, बहुत सारे सील मिले हैं, और इसी सील के आधार पर हम इस बात की चर्चा करते हैं कि हमारा जो हड़प्पा सभ्यता का जो व्यापार था वो दुनिया के अलग अलग भागों से भी था। फिर जो शहरी नियोजन है उसकी तो आज भी चर्चा होती है कि हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय नियोजन था, हड़प्पा सभ्यता का जो शहरी नियोजन था, वो बिल्कुल विकसित अवस्था का था, बिल्कुल उन्नत अवस्था का था। चूँकि वहाँ ग्रिड पैटर्न था, सड़कें जो है वो समकोण पर काटती थी, गलियों में रोशनी की व्यवस्था थी, सड़क की व्यवस्था थी, नालियों की व्यवस्था थी, तो ये सारी चीज़ों की चर्चा होती है। और फिर आभूषण, तो आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता में हमको हाथी दांत के आभूषण मिलते हैं, हमको सींग के बने हुए आभूषण मिलते हैं, और हमको विभिन्न धातुओं के बने हुए आभूषण प्राप्त होते हैं हड़प्पा सभ्यता से। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता की जो विशिष्ट विशेषता है वो क्या है, तो वो सील भी है, वो नगरीय नियोजन भी है, और फिर वो आभूषण भी है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा डी, यानी कि एक से अधिक। अब आप इस सवाल को समझिए कि यह जो सवाल किया गया, तो अगर आपने हड़प्पा सभ्यता को पूरी तरह से नहीं पढ़ा है तो ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपको हड़प्पा सभ्यता को डीपली पढ़ना होगा, तब जाकर के आप कॉन्सेप्ट निकाल के ला पाएंगे। तो अब आप समझने का प्रयास करिएगा कि सवाल किस तरह से किए जाते हैं, सवाल किस स्तर के होते हैं, और कौन से बुक पढ़ने से और अपनी पढ़ाई को हम किस तरह से दिशा दें ताकि हमारा एग्जाम जो है वह क्लियर हो सके। चलिए दूसरे सवाल को देखते हैं। आज कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन ही है आप लोगों के लिए जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब दूसरा सवाल देखते हैं। देखिए, अब दूसरा सवाल हमारे पास है कि हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। गुजरात है, अफगानिस्तान है, सिंध है, इनमें से एक से अधिक, और फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता जब आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है वह किस तरह से था। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वह बिल्कुल ट्रायंगुलर था, त्रिभुज के आकार का था, और किस तरह से फैला हुआ था, तो मांडा से दायमाबाद तक फैला हुआ था, और सुतका गेंडोर से आलमगीरपुर तक फैला हुआ था। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ कहाँ फैली थी। तो आधुनिक गुजरात में भी हड़प्पा सभ्यता के साइट मिले हैं, अफगानिस्तान में भी मिले हैं, और फिर सिंध में भी मिले हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। अब देखिए, इस तरह के सवाल आपको वन लाइनर बुक में नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सवाल जो है ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट का सवाल है, पूरी तरह से ये सवाल कॉन्सेप्चुअल है। क्लियर है? तो आपको बुक पढ़ना होगा, एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अब देखिए, अगला सवाल है हमारा कि हड़प्पा स्थलों पर हल रेखाएं पाई गई है,
हल्का टेराकोटा मॉडल पाया गया है, नहरों के निशान पाए गए हैं। अब इस सवाल का जवाब क्या होगा? तो आपको पता होगा कि कालीबंगा में जुता हुआ खेत का साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है, यानी कि हल रेखाएं पाई गई हैं कालीबंगा में। फिर हल का टेराकोटा मॉडल, तो ये भी आपको पता होगा कि ये बनावली में पाया गया है। हल का टेराकोटा मॉडल जो है वो बनावली में पाया गया है। और फिर नहरों के निशान हैं, तो ये नहरों के निशान अफगानिस्तान में पाए गए हैं। जो नहरों के निशान हैं ये अफगानिस्तान में पाए गए हैं। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा स्थलों से ये सभी चीज़ें प्राप्त हुई है, सभी चीज़ें मिली है। जिसका इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। अब आप यहाँ भी समझिए कि यहाँ भी जो आपसे सवाल किया गया है वह सवाल पूरी तरह से कॉन्सेप्ट का है, कोई वन लाइनर या फिर कोई आपसे फैक्ट नहीं पूछा गया है। आपने जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है, आपने हड़प्पा सभ्यता को जितना भी पढ़ा है, अगर आप उन सबको एक जगह नहीं ला पाते हैं, अगर आप उन सबको कंपाइल नहीं कर पाते हैं, आप अपना एक थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं कर पाते हैं, तो ये सवाल आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसमें अगला सवाल देखते हैं जो हमारा सिलेक्टिव सवाल है आज। अब देखिए अगला सवाल है हमारा कि निम्न में से कौन सा स्थल हड़प्पा संस्कृति से जाना जाता है? हड़प्पा संस्कृति से जाना जाता है। अब यहाँ पर दो बात है, पहली बात है हड़प्पा सभ्यता और दूसरी बात है हड़प्पा संस्कृति। तो देखिए, आपने जब हड़प्पा सभ्यता को पढ़ा होगा तो आपने ऐसा बहुत सारा साइट देखा होगा जहाँ पर पहले से एक अलग संस्कृति डेवलप थी और बाद में वो आकर के हड़प्पा के साथ मिल जाती है। जैसे दायमाबाद हो गया, जैसे जोड़वे हो गया, जैसे कायथा हो गया, जैसे आहार हो गया, जैसे बनावली हो गया। ये सारे हड़प्पा के भी साइट हैं, लेकिन हड़प्पा से पहले यहाँ पर एक अलग संस्कृति डेवलप थी, एक अलग संस्कृति फंक्शन कर रही थी और उसके बाद वह संस्कृति हड़प्पा के साथ मिल गई। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि हड़प्पा की संस्कृति कौन सी है, यानी कि वह प्रॉपर साइट जो पहले नहीं था और हड़प्पा के समय वह अस्तित्व में आया, तो वह कौन सा साइट है? तो चिरांद नहीं, यहाँ पर भी पहले से संस्कृति डेवलप थी। बेलन घाटी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर भी यहाँ की लोकल संस्कृति डेवलप थी। और कौशल, ये तो आपको पता है कि ये महाजनपद का भाग है, अभी तक इसका विकास ही नहीं हुआ है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन को भी अगर आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं कि यह पूरी तरह से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, कोई भी फैक्ट का क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि फैक्ट का क्वेश्चन होता तो आपसे पूछा जाता कि कहाँ से हाथी दांत मिला है, कहाँ से बारहसिंघा का मुहर प्राप्त हुआ है, कहाँ से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से मातृदेवी की आकृति प्राप्त हुई है। लेकिन इस तरह का कोई भी सवाल हमसे नहीं किया जा रहा है। सवाल किस तरह का है? तो पूरी तरह से कॉन्सेप्ट का सवाल है, और कॉन्सेप्ट में भी कोई ऊपर का कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि बिल्कुल डीप कॉन्सेप्ट कि कौन सा चीज़ हड़प्पा संस्कृति से जाना जाता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल डीप पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी निम्न में से किसको मानते थे? हड़प्पावासी जो है वह निम्नलिखित में से किसको मानते थे? यानी कि हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पावासियों का जीवन किस तरह का था, उनकी संस्कृति कैसी थी, वह किस धर्म को मानते थे। तो हमारे चैनल पर ही
एक मेरा ही वीडियो होगा जो हड़प्पा काल से होगा, हड़प्पा की संस्कृति से होगा। अगर आप लोगों को हड़प्पा की संस्कृति नहीं पता है कि हड़प्पा के लोगों का जीवन किस तरह का था, तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट में वो वीडियो दिख जाएगा, आप उसको देख लीजिए, तो वहाँ से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो वहाँ से जब आप उस चीज़ को क्लियर करेंगे तो आपको क्लियरली पता होगा कि हड़प्पा के लोग जो है वह मृत्यु के बाद जीवन को मानते थे। इसके पक्ष में हम जा सकते हैं, हालांकि इसमें से कोई भी आंसर हम श्योरली नहीं कह सकते हैं, लेकिन वर्ण व्यवस्था की चूंकि हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, चूंकि हड़प्पा के जो स्क्रिप्ट है हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक, और जो हड़प्पा के विषय में जानकारी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर है। तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ वर्ण व्यवस्था थी, और ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ लोकतंत्र था, क्योंकि हमको बहुत सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऐसे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिससे ऐसा पता चलता है कि शायद कोई शासक वर्ग होगा। चूँकि हड़प्पा सभ्यता के जो साइट मिले हैं वो औसतन जो जितने भी साइट हैं वो दो भाग में विभक्त हैं। एक जो है वो फोर्टिफाइड एरिया है, यानी कि जिस भाग में किलेबंदी की गई है और वहाँ पर हो सकता है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर शासक वर्ग रहते थे, और एक दूसरा भाग मिला है जो कि फोर्टिफाइड नहीं था, जिसकी किलेबंदी नहीं हुई थी, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर आम लोग रहते थे। तो लोकतंत्र की बात नकारी जा सकती है, वर्ण व्यवस्था की बात नकारी जा सकती है, और हड़प्पा से जो सील मोहर बहुत सारे प्राप्त हुए हैं उसके आधार पर, उस पर जो आकृति अंकित है, तो उसके आधार पर हम ऐसा अनुमान लगाते हैं कि शायद यहाँ के लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन में भरोसा होगा। यहाँ के लोग मानते होंगे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। ये सवाल भी आपका प्योर कॉन्सेप्ट का सवाल है, आपके प्योर थॉट प्रोसेस का सवाल है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपसे जवाब नहीं बनेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये जो सवाल है कि तमिलकम में कौन शामिल थे, तो ये सवाल बड़ा ही आसान सवाल है, ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, और आपको ही पता होगा कि तमिलकम में चोल भी आते थे, चेड़ भी आते थे और पांड्य भी आते थे। इसका आंसर डी हो जाएगा। ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, यहाँ पर किसी कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं, आपने पढ़ा होगा, ऑब्जेक्टिव बुक में भी आपको ये चीज़ दिख जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल भी देखिए प्योर फैक्चुअल सवाल है, यहाँ पर भी कुछ नहीं कहना है। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि सातवाहन और शक शासकों का भूमि अनुदान का सबसे प्रारंभिक अभिलेखीय साक्ष्य किस काल का है। सबसे पहली बात ये ध्यान देनी है कि किसका पूछ रहा है, तो सातवाहन और शक शासक का। और क्या पूछ रहा है कि भूमि अनुदान का जो अभिलेखीय साक्ष्य है वह किस काल का है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि अगर हम बात करें पाटलिपुत्र की, अगर हम बात करें मगध की, तो मगध का जब उत्कर्ष होता है और फिर मगध पे अलग अलग वंशों के द्वारा शासन किया जाता है, चाहे वो हर्यक वंश हो, चाहे वो शिशुनाग वंश हो, चाहे वो नंद वंश हो, चाहे वो मौर्य वंश हो, तो फिर उसके बाद मगध की सत्ता पर कौन काबिज होता है। तो जैसे ही मौर्यों का डिक्लाइन होता है तो आपको पता होगा कि सातवाहनों का शासन आ जाता है, और सातवाहन का शासन किस काल का होगा। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अब आप समझ सकते हैं कि सातवाहनों का जो काल होगा वह 100 से 200 ईस्वी का होगा। तो हमको जो पहला अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त होगा भूमि अनुदान का, वह कब प्राप्त होगा, तो 100 से 200 ईस्वी का। अब यह सवाल भी प्योर कॉन्सेप्ट का है। अगर आप ईस्वी रटते हैं तो शायद आप कंफ्यूज कर जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आप देख रहे हैं कि सातवाहनों की सत्ता कब आई, तो सातवाहनों की सत्ता मौर्यों के बाद आई है, तो आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से इस सवाल का आंसर कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के हमको करना क्या है, तो कुल मिलाकर के हमको यही करना है कि हमको अपने कॉन्सेप्ट पर ध्यान रखना है, कॉन्सेप्चुअल हमको पढ़ना है, हमको उस प्रमाणिक बुक को पढ़ना है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, ताकि हम सवाल को आराम से बना सकें। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
अब देखिए, ये जो सवाल है कि कन्नौज पर हर्षवर्धन ने कब शासन किया, तो ये भी बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है और आपको भी बहुत अच्छे से पता होगा कि कन्नौज पर जो हर्षवर्धन का शासन है वह 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक किया गया। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल सवाल है, यहाँ बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल सवाल है। सवाल है कि शिलालेखीय साक्ष्य की सीमा क्या है, यानी कि एक शिलालेखीय साक्ष्य को जो उसका लिमिटेशन है, यानी कि शिलालेखीय साक्ष्य को हम किस आधार पर पढ़ सकते हैं, किस आधार पर उसके विषय में हम जान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि अक्षर बहुत धुंधले होते हैं इसीलिए पढ़ना मुश्किल है। दूसरा है कि वे उन सभी बातों पर चर्चा नहीं करते हैं जो आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं। फिर अगला है कि इन्हें कई बार समझना कठिन होता है। फिर है इनमें से एक से अधिक और अगला होगा इनमें से कोई नहीं। अब अभिलेखीय साक्ष्य को पहले समझ लेते हैं। अभिलेखीय साक्ष्य क्या है भाई? तो कोई रिटन स्क्रिप्ट है और आज का नहीं, आज से हजारों साल पहले का है। जैसे हमको हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो क्या है कि समय के साथ साथ उन पर जो अंकित है, जो अभिलेख लिखा गया है, वो समय के साथ साथ खराब होता चला जाएगा। इरोजन होता है वस्तुओं में, चाहे वो पत्थर हो चाहे कोई मेटल हो, वहाँ इरोजन होगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि वो धुंधले होते चले जाएंगे समय के साथ साथ। फिर वो उन बातों पर चर्चा नहीं करते हैं जिन्हें हम आज महत्वपूर्ण मान सकते हैं। जैसे आज हमारे लिए लोकतंत्र महत्वपूर्ण है, आज हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, हम आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। लेकिन हो सकता है कि उस काल में वो चीज़ें महत्वपूर्ण ना हो सकता है कि अशोक के समय में उन बातों का कोई महत्व ना हो। अशोक के समय में लोकतंत्र की बात कोई नहीं करता था, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो वो उसकी चर्चा नहीं करेगा। तो नहीं करेगा तो हो सकता है कि आज के लिए वो तो महत्वपूर्ण है लेकिन उस वक्त उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, तो उसकी चर्चा नहीं करेगा। फिर कई बार उन्हें समझना कठिन होता है। अभी भी आप देख रहे हैं कि हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतिहास को इतनी गहराई से समझा है, लेकिन फिर भी आज तक हड़प्पा सभ्यता का स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं जा सका है, वो आज तक समझा नहीं जा सका है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस सवाल में तीनों ऑप्शन सही हैं। जब तीनों ऑप्शन सही हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो आप देख रहे हैं, आपने अभी ये जो 5-10 सवाल हम लोगों ने देखे हैं, इसमें आपने क्या गौर किया कि जो मैक्सिमम सवाल है, 80% सवाल है, अभी तक में सिर्फ आपको 2 सवाल ऐसा मिला है जो पूरी तरह से फैक्चुअल हो। बाकी जितने भी सवाल हम लोगों ने देखे हैं वो सारे के सारे सवाल किस तरह के हैं? तो सारे के सारे सवाल कॉन्सेप्चुअल हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस हैं। और वो कॉन्सेप्ट हमारा कब डेवलप होगा? जब हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करेंगे, जब हम गहराई से पढ़ेंगे और उसको पढ़ने के बाद अपने थॉट प्रोसेस को डेवलप करेंगे। क्लियर है? चलिए अब अगला सवाल भी देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है कि किस कारक ने खरोष्टी को पढ़ने में सहायता की? अब आप देखेंगे कि ये भी पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल सवाल है। इंडो फारसी सिक्कों पर फारसी और खरोष्टी दोनों भाषाओं में राजा के नाम अंकित थे। आपने कहीं ऐसा पढ़ा है कि जो इंडो फारसी सिक्का था उस पर राजा का नाम जो है वो खरोष्टी में भी अंकित हो और फारसी में भी अंकित हो? मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसा कहीं पढ़ा होगा। फिर क्या है कि कनिंघम शिलालेख पढ़ने में माहिर थे। इस तरह की तो खैर कोई बात ही नहीं है, कोई भी शिलालेख पढ़ने में माहिर नहीं हो सकता है। ठीक है कि किसी को इतिहास की जानकारी हो सकती है, वो उसको पढ़ने की कोशिश कर सकता है, प्रयास कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कनिंघम पढ़ने में माहिर था तो उन्होंने पढ़ लिया। फिर ब्राह्मी का प्रयोग गुप्त राजाओं ने भी किया।
इसका इस खरोष्टी लिपि से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अब इस आंसर का आपको, इस सवाल का आंसर लगाने में भी आपको सोचना पड़ेगा, पूरी तरह से अपने कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा कि हमने जो पढ़ा है वो पूरी तरह से एक जगह पर आए, उसके बाद ही इस सवाल का आंसर दिया जा सकता है। तो आप देख रहे हैं कि लगातार आपके सामने कॉन्सेप्चुअल सवाल ही आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो फैक्चुअल सवाल है, ये भी फैक्चुअल है, ये भी फैक्चुअल है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए ये बढ़िया सवाल है। सवाल है संतों की जीवनी, हैगियोग्राफी का मतलब क्या है। अगर आप लोगों ने इतिहास को सीरियसली नहीं पढ़ा है तो आप शायद इस हैगियोग्राफी टर्म से भी अवेयर नहीं होंगे। ये जो हैगियोग्राफी टर्म है इसका मतलब होता है कि संतों की जीवनी, ठीक है, या फिर इसमें एक टर्म और जोड़ा हुआ है कि या तो संतों की जीवनी या फिर जो धार्मिक नेता हैं, जो धार्मिक लीडर हैं, उनका जो जीवनी लिखा गया है उसको हम लोग हैगियोग्राफी कहते हैं। ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा धार्मिक नेताओं की जीवनी, बिल्कुल सही है, और दूसरा संतों की जीवनी। तो ठीक है, अनुयायियों द्वारा लिखी गई, तो भाई संतों की जीवनी है तो उनके किसी मानने वाले के द्वारा ही लिखी जाएगी, किसी और के द्वारा नहीं लिखी जाएगी। क्लियर है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसमें देखिए हमारा पहला ऑप्शन सही हो रहा है और फिर दूसरा ऑप्शन सही हो रहा है, यानी कि इसका भी जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी। तो अब आप जरा ध्यान दीजिएगा, जरा गौर करिएगा कि यहाँ पर जो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिख रहा है वह पूरी तरह से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है और उसमें कोई एक आंसर सही नहीं हो रहा है, इसमें मल्टीपल ऑप्शन सही हो रहे हैं। यानी कि आपको इन तीनों ऑप्शन की जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इन तीनों ऑप्शंस की जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि आप सवाल गलत कर जाएं, आपसे सवाल ना बन पाए। तो इसके लिए हमको फिर से मैं वही बात कहूँगा कि बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ेगा। बिना कॉन्सेप्चुअल पढ़े हम सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये भी अच्छा सवाल है। सवाल है कि सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए, ध्यान रखिएगा, सांची का जो साइट है उसके संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध करवाया। सवाल है कि सांची का जो साइट है उसके संरक्षण के लिए किस शासक ने धन उपलब्ध करवाया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है सुल्तान जहाँ बेगम, फिर है शाहजहाँ बेगम और रुखसाना बेगम। अब अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो क्या आप में से किसी ने शाहजहाँ बेगम का नाम सुना है। शायद आप लोगों में से किसी ने भी शाहजहाँ बेगम का नाम किसी भी पुस्तक में नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा डी, इनमें से एक से अधिक। हमारा ऑप्शन ए और हमारा ऑप्शन सी दोनों सही है। यहाँ भी सवाल आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट का दिख रहा है। अगर आपने डीपली नहीं पढ़ा है तो ये सवाल आपसे बनने से रहा नहीं बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, ये भी सवाल बड़ा अच्छा है। सवाल है कि इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का चीनी यात्री है। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या है कि इनमें से कौन 5वीं और 7वीं शताब्दी के बीच का क्या है, तो फिर
चीनी यात्री, यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 5वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच चीन से भारत की यात्रा पर आया। हमारा पहला जो ऑप्शन है वो फासियन है, दूसरा जुआन जियान है और तीसरा फाजांग है। ये हो सकता है कि आप लोगों को हिंदी में समझ में ना आ रहा हो, तो इसका हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं। देखिए इसका जो इंग्लिश है वो क्या है, फाजियान, ठीक है, फिर हुएनसांग और फाजांग। तो इसमें से कौन सा ऐसा यात्री है जो कि 5वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच भारत की यात्रा पर आया चीन से, ठीक है। तो इस फाजियान को हम लोग फाहियान के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस जुआन जियान को हम लोग वेनसांग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ये जो फाजांग है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग कहीं कहीं पर आप लोगों ने पढ़ा होगा इत्सिंग, तो इसको हम लोग इत्सिंग के नाम से भी जानते हैं। और ये तीनों जो यात्री है ये तीनों भारत में 5वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच ही आया है। एक तो गुप्ता पीरियड में आया है, एक हर्षवर्धन के काल में आया है और एक हर्षवर्धन के बाद थोड़े बाद आया है, बट आया उसी पीरियड में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर डी हो जाएगा, मोर देन 1। ए और बी इसका सही आंसर है। फाहियान और हुएनसांग जो है वो दोनों 5वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी के बीच भारत की यात्रा पर आया है। तो आपने देखा कि कुल मिलाकर के जो हमारे सवाल हैं वो किस तरह के सवाल हैं, तो वो पूरी तरह से कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं। अभी तक आपको बहुत सारे फैक्चुअल सवाल देखने को नहीं मिले हैं। अब अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सा सही कथन है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं पर एग्जाम में अक्सर लोग यहाँ पर गलती करते हैं, सही नहीं बिना पढ़े आंसर लगा देते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो प्राचीन भारत में कुछ शासक जो हैं वो क्षत्रिय थे, बिल्कुल सही बात है, बहुत सारे शासक क्षत्रिय थे। फिर कहता है कि कुछ शासक गैर क्षत्रिय थे, ये भी बिल्कुल सही बात है। प्राचीन भारत की बात हो रही है, सबसे जो पॉपुलर वंश है गुप्ता डायनेस्टी वो भी गैर क्षत्रिय, मौर्य वो भी गैर क्षत्रिय। मौर्यों के बारे में विशाखदत्त ने बृसल कुल कहा है। विशाखदत्त अपनी मुद्रा राक्षस पुस्तक में लिखता है कि मौर्य जो है वो बृसल कुल के थे। फिर जो आपका गुप्ता डायनेस्टी है वो भी आपको पता होगा कि वो वैश्य वर्ग के थे, क्षत्रिय नहीं थे, तो ये कथन भी सही है। फिर कह रहा है कि कोई भी शासक ब्राह्मण नहीं था, ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। जब आप देखते हैं कि मौर्यों का पतन होता है और फिर मगध में किस वंश की स्थापना होती है, जब मगध में सुंग वंश की स्थापना होती है, और पुष्यमित्र सुंग का नाम आपने सुना होगा, जिस पुष्यमित्र सुंग ने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं का गला कटवा दिया था, बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया था, और उसने कहा था कि मैं ब्राह्मण धर्म का पुनरुद्धार कर रहा हूँ, और पुष्यमित्र सुंग जो है वह क्या था, तो वह ब्राह्मण वर्ग का था। तो इसका मतलब है कि यह कथन जो है गलत है। अब कह रहा है कि इसमें कौन सा सही कथन है, तो सही कथन हमारा ए भी है और बी भी है, यानी कि इसका भी जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो वह डी हो जाएगा। इस सवाल का जो आंसर है वह भी क्या हो जाएगा, तो वह डी हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो सवाल किया जा रहा है वह सवाल किस तरह से किया जा रहा है, तो वह सवाल पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस है। कोई भी सवाल आपको ऐसा नहीं है जिसका आप एक ऑप्शन पढ़ के आंसर लगा सकते हैं, ये संभव नहीं है। इसको आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना होगा, समझना होगा, उसके बाद ही आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्लियर है? तो अब आप लोगों को शायद थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि हमको अपनी पढ़ाई को किस तरह से दिशा देनी है, हमको अपनी पढ़ाई को किस तरह से आगे लेकर के जाना है, किस तरह से पढ़ना है।
ठीक है, तो अब आप लोगों के पास 6 महीने से ज़्यादा का समय है और 3 तारीख से हमारे बैच शुरू हो रहे हैं। तो आप अशोक राजपथ में आइए, हमारा जो कोचिंग है वहाँ पर बात करिए और फिर अपनी पढ़ाई को नई दिशा दीजिए, अपनी पढ़ाई को नया धार दीजिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।